हासिल किया जाए, और उसके बारे में मैं चाहूंगा कि डॉक्टर ठकराल सर अपना ज्ञान देने की कृपा करें। हेलो। यस सर, ऑडिबल सर। यस सर, आप सुनाई दे रहे हैं सर। प्रथम तो मैं आज के ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके बीच में शल्य तंत्र के कैसे अध्ययन किया हो जाए इस संबंध में कुछ चर्चा करूं। और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। अपने गुरुओं को भी याद करके, उनको प्रणाम करके लोग आगे बढ़ेंगे। प्रोफेसर देशपांडे, प्रोफेसर एल.एम. सिंह और प्रोफेसर जी.सी. गुरचरण जी और अन्य सभी अध्यापक, उनको प्रणाम करते हुए आज का विषय में डॉक्टर मनोरंजन साहू ने जो टेक्निकल जितनी भी विधाएं हैं उनका बहुत अच्छे से वर्णन किया है, और उनकी डेफिनेशंस और उनके लाभ हानि इनका वर्णन किया है। शल्य तंत्र सुनाई पड़ रहा है ना? हेलो। हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर। सर ऑडिबल है? ऑडिबल है सर, आ रही है आवाज। ओके। तो शल्य तंत्र का कैसे टीचिंग हो, इस विषय में जो बात है वो है कि हमारे पास अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी होते हैं और टीचर्स भी होते हैं। इन तीनों को लर्निंग करना होता है, तो इन तीनों की विधाएं बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं। जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो बिल्कुल पहली बार सर्जरी का नाम सुनता है और सर्जरी विषय के बारे में उसको इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि भाई सर्जरी क्या है, उसमें क्या क्या यंत्र शस्त्र प्रयोग होते हैं, उससे क्या क्या रोगों को निदान और चिकित्सा की जाती है, ये सब उसको जो है बताया जाता है। उसका एक इंट्रोडक्शन होता है इस सब्जेक्ट से, और इस इंट्रोडक्शन को बहुत हल्के शब्दों में अगर मैं कहूं तो आपको मुझे एक गाने की 2 लाइनें याद आ रही हैं, जो कि जिससे कि बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि एक छात्र को क्या उसमें समझना है। तो लाइनें इस प्रकार से हैं विषय के बारे में कि कौन हो तुम, कौन हो, कवि की मधुर कल्पना हो तुम, या पायल की मधु झनकार। देखिए 2 शब्दों का प्रयोग किया, कवि की मधुर कल्पना। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करना है, तभी तो कविता लिखता है कवि। और मधु झनकार, झनकार पैरों से पैदा होती है घुंघरू बांध के। तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो पैर में बंधा हुआ है और उससे वो झनकार पैदा होती है जो कि हमारे कर्ण प्रिय होती है। तो स्टूडेंट को यही समझना है कि इसमें 2 पक्ष हैं, एक पक्ष थ्योरी का है, एक पक्ष प्रैक्टिकल का है। अब चूंकि वो इंट्रोड्यूस हो रहा है इस सब्जेक्ट से, पहली बार इस विषय में जानकारी प्राप्त कर रहा है, तो उसको थ्योरी के बारे में जो भी अध्ययन कराया जाए उसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाए, बताया जाए, और जो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि किन रोगों में शल्य तंत्र को अप्लाई करना है, सर्जरी करना है, तो वो उसके लिए उसको वार्ड में जाना पड़ेगा, और वार्ड में जाके जिन लोगों की सर्जरी होने को है या सर्जिकल डिजीजेस से सफर कर रहे हैं उनकी हिस्ट्री टेकिंग, उनका कैसे वो रोग पैदा हुआ, अब क्या कंडीशन है, और उसका डायग्नोसिस, अगर वो इस बात को सीखता है तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब वो सीखने के लिए जब हिस्ट्री लिखेगा तो स्वाभाविक है जो हमारे हिस्ट्री के स्टेप्स हैं, एज है, सेक्स है, मेल है, फीमेल है, रिलीजन है,
ये सब बातें लिखेगा। लेकिन जब वो लोकल उस पे आएगा एग्जामिनेशन पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर कोई वुंड है तो किस प्रकार का वुंड है, कब से है, क्या डिस्चार्ज आ रहा है, क्या कलर है, क्या उसमें हमें देखना है, क्योंकि वुंड पर सुश्रुत ने बहुत वर्णन किया है। कोई भी हम ऑपरेशन करें या ना करें, अगर इंजरी हो जाए तो वुंड ही तो बनता है। तो इसलिए उसको वुंड के बारे में, व्रण के बारे में जानना आवश्यक है। और जब वो व्रण के बारे में अध्ययन करेगा, पढ़ेगा, बार बार हिस्ट्री लिखेगा, उसका इतिहास देखेगा, उसके मार्जिन्स देखेगा, उसका बेस देखेगा, तो उसको वुंड का एक आइडिया होगा। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। इसी तरह से स्वेलिंग्स हैं। स्वेलिंग्स हैं, विभिन्न प्रकार की स्वेलिंग्स हैं, चाहे लिम्फेडेनाइटिस हो, चाहे कोई बिनाइन ट्यूमर हो, चाहे कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर हो, चाहे इंजरी की वजह से एडिमा हो, इनको कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो ये स्टूडेंट लाइफ में जब वो प्रैक्टिकली वार्ड में जाकर पेशेंट के साथ बैठकर और उनकी हिस्ट्री नोट करके और एक एक चीज को बार बार लिखेगा, करेगा, तो उसको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन से ऐसे डिजीजेस होते हैं जो कि तत्र धन्वंतरि नाम अधिकारा, कि उनमें सर्जरी हमको करना है या सर्जरी के क्षेत्र में वो आते हैं। तो इस प्रकार से ग्रेजुएट लेवल पर सब्जेक्ट का अध्ययन क्लासरूम में होगा, सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो वार्ड में होगी, और वार्ड में समय समय पर जो उसके टीचर्स हैं वो उसका हिस्ट्री को चेक करेंगे, उसको समझाएंगे, और वो हिस्ट्री को उसकी इम्प्रूव करेंगे, और उसका एग्जामिनेशन मेथड जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो उसको डायग्नोसिस बनाने में आसानी होगी। यदि वो डायग्नोसिस नहीं बना सकता है तो फिर वो आगे सर्जरी के लिए कैसे वो आगे किसी सर्जन को वो पेशेंट रेफर करेगा, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ग्रेजुएट लेवल पर सर्जरी, अगर हम ग्रेजुएट हो भी जाते हैं तो उतनी सर्जरी नहीं कर पाते हैं जितनी कि आज होने लगी है, या कोई सर्जन या कोई पेशेंट एक्सपेक्ट करता है। तो इसलिए हिस्ट्री टेकिंग, बार बार रोगी से संपर्क करना, पेशेंट की एग्जामिनेशन, डिफरेंट सिचुएशंस का, ये सब करना उसके लिए नितांत आवश्यक है। और सब्जेक्ट को वो अध्ययन करे। सब्जेक्ट अध्ययन में उसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि चाहे अग्नि कर्म हो, चाहे क्षार कर्म हो, चाहे शस्त्राचरण हो, चाहे योग्य हो, चाहे व्रण की बात हो, चाहे ग्रंथि की बात हो, चाहे विसर्ग की बात हो, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में उसको पढ़ाया जाएगा। और पढ़ाने के बाद इन्हीं चीजों को वो जाके ग्रेजुएट लेवल पर अपनी वार्ड में पेशेंट्स को एग्जामिन करके अपनी नॉलेज को, थ्योरी और प्रैक्टिकल, इन दोनों को कंपेयर करके वो अपने ज्ञान को बढ़ाएगा। अब चूंकि उसको उतनी सर्जरी, वो छोटा मोटा एब्सेस ओपन करते देखेगा, वो ऑपरेशन थिएटर में जाएगा, वहाँ ऑपरेशन होते देखेगा, कैसे इंस्ट्रूमेंट स्टेरलाइज होते हैं, कैसे बैंडेज की जाती है, कैसे ड्रेसिंग की जाती है, और कैसे ऑपरेशन थिएटर के एटिकेट्स हैं, ऑपरेशन थिएटर में स्टेरलाइजेशन का कैसे ध्यान रखा जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे स्टेरलाइज होते हैं, कॉटन, बैंडेज, गाज, ये कैसे स्टेरलाइज होते हैं, ग्लव पहनना, ग्लव क्यों पहना जाता है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग को कैसे चेक करना है, संधान, स्कंदन, पाचन, दहन, ये सब टेक्निक्स देखेगा। तो कभी कभी क्या होता है, कोई नया नया लड़का उसको देख के घबरा भी जाता है, अरे ब्लीडिंग हो रही है तो क्या क्या हो गया। लेकिन जो सर्जन ऑपरेट कर रहा है वो अच्छे से जानता है कि मुझे इसमें कैसे करना है और कैसे ब्लड को रोकना है। तो वो जब उस ब्लड को रोकते हुए देखेगा तो उसको एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, उसके सामने एक्सपीरियंस उसके सामने आएगा। इस प्रकार से वो ओटी में भी आकर इन सब चीजों को देखे, समझे और इस बातों का ज्ञान प्राप्त करे। इस प्रकार से वो ग्रेजुएट लेवल पर एक अपने मानसिकता को तैयार करता है। अब ये मानसिकता क्या है? मानसिकता है एप्टीट्यूड। हमारा एप्टीट्यूड सर्जरी की तरफ है, किसी और स्टूडेंट का एप्टीट्यूड मेडिसिन की तरफ है, किसी और का एप्टीट्यूड एनेस्थीसिया या रेडियोलॉजी की तरफ है। इस प्रकार से अलग अलग स्टूडेंट्स का हालांकि ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, लेकिन एप्टीट्यूड अलग होता है कि मुझे सर्जन बनना है, या मुझे फिजिशियन बनना है, या मुझे
किस विधा में जाना है। तो सर्जरी के लिए एक पर्टिकुलर एप्टीट्यूड चाहिए, जिसमें बहुत ही डेयरिंग, बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही स्ट्रांग। बॉडी अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो आप 4-6 घंटे तो खड़े रहना पड़ेगा ओटी में, तभी तो आप ऑपरेशन कर पाएंगे। और पेशेंट को विभिन्न प्रकार की पोजीशंस में ले जाना, उसका ऑपरेट करना और खड़े रहना और इतना काम करना, उसके बाद वार्ड में राउंड देना, इवनिंग राउंड देना। तो जब तक बॉडी स्ट्रांग नहीं होगी, मन से कॉन्फिडेंट नहीं होगा, तो इस प्रकार के स्टूडेंट्स जो होते हैं वही सर्जरी में आगे सफल होते हैं। तो इस प्रकार से ग्रेजुएट लेवल की टीचिंग होती है और ग्रेजुएट लेवल में कुछ प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं, जैसे शुद्ध व्रण क्या है, अशुद्ध व्रण क्या है, रूयमान व्रण क्या है, रूढ़ व्रण क्या है, अस्थि भग्न हो गया, भग्न में क्या बेसिक सिद्धांत हैं। वो इन बातों के सिद्धांतों को सीखता है और प्रैक्टिकली उनको होते हुए देखता है। तो क्या होता है कि कर्म को देखना और फिर स्वयं कृति, पहले कर्म को देखना, कर्म होते हुए देखना, कैसे हो रहा है, कैसे प्लास्टर हो रहा है, कैसे उसकी जो है बोन को बांधा जा रहा है और कैसे उसको जो है प्लास्टर करके जो है फिर रिलीव किया जा रहा है, या कैसे अगर कोई इंजरी का आ गया तो कैसे टांके लगाए जा रहे हैं, टांके लगाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, एसेप्सिस, एंटीसेप्सिस, कितनी सारी उससे छोटी छोटी बातें जो जिन पर सर्जरी की सक्सेस डिपेंड करती है। ये सब टीचिंग मेथड्स में आते हैं और ये टीचिंग मेथड्स जब स्टूडेंट अपनी आंख से देखता है, दृश्य कर्मा स्वयं कृति, ये दो शब्दों का प्रयोग सुश्रुत ने किया है कि वो दृश्य कर्मा हो और उसके बाद तब स्वयं कृति वो बने। स्वयं कृति कब बनेगा? अब आ जाती है बात पोस्ट ग्रेजुएशन में। हालांकि उसको एक मौका मिलता है ग्रेजुएशन करने के बाद, उसको हाउस जॉब या इंटर्नशिप या रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, इस प्रकार की पोजीशंस में वो जाने का उसको अवसर मिलता है, जहां पर कि उसको ये अवसर मिल जाता है कि छोटी मोटी सर्जरी, जैसे कहीं टांका लगाना है, वूंड की ड्रेसिंग करना है, ब्लीडिंग हो रही तो उसको कैसे रोकना है, पस आ रहा है तो उसको कैसे ड्रेन करना है, ये बहुत छोटी छोटी बातें वो सीखता है, उनको देखता है, अपने सीनियर सर्जन से पूछ के उस काम को वो करता है। इस प्रकार से उसकी जो ट्रेनिंग है वो हाउस जॉब, इंटर्नशिप और रेजिडेंट मेडिकल अफसर के पीरियड में वो होती है। तब उसके मन में एक अच्छा एप्टीट्यूड पैदा होता है कि हाँ, मैं सर्जरी की ओर आकर्षित हो सकता हूँ, क्योंकि वो पीरियड ऐसा होता है जिसमें उसको सभी प्रकार की विधाओं में काम करना होता है, मेडिसिन में भी, सर्जरी में भी, गायनेकोलॉजी में भी, रेडियोलॉजी में भी, कई जगह उसको 3-3 महीने के लिए अलग अलग काम को देखने का अवसर दिया जाता है। तो इस प्रकार से उसका एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है कि मुझे सर्जरी करनी है और सर्जरी में ही आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तब वो पीजी के लिए अप्लाई करता है। पीजी में उसका सिलेक्शन होता है क्योंकि वो मेहनत करता है। अब पीजी में सिलेक्शन होने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पीरियड उसके जीवन का शुरू होता है। जहां तक विभिन्न विधाओं की बात है, प्रोफेसर मनोरंजन साहू ने बहुत सारी विधाओं का बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषण किया है। तो कौन हो तुम कौन हो पर हम फिर आए कि कवि की मधुर कल्पना हो तुम या पायल की मधुर झनकार। अब कवि की कल्पना का आइडिया तो उसको हो गया कि भाई मुझे ये विज्ञान पढ़ना है, इस विज्ञान में इस प्रकार से अध्ययन करना है और आगे अब हमको उसका पायल की मधुर झनकार, अब इंस्ट्रूमेंट का हमको कैसे एप्लीकेशन करना है और वो भी मधुर झनकार, ऐसा एप्लीकेशन कि सर्जरी सक्सेसफुल हो। ऐसा नहीं करना कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द पेशेंट इज डेड, वो तो नहीं करना है। तो यही सीखना है कि हमको जो भी ऑपरेट करना है उस ऑपरेशन में दक्षता, सरलता, रोगी के प्रति स्निग्धता, रोगी का हित और रोग को दूर करने की क्या तरीके हैं, क्या विधि है, इस पर हमको ध्यान है करना है। इस पर अगर हमको केंद्रित करना है अपना ध्यान पोस्ट ग्रेजुएट पीरियड में, तो पुनः आपको विशेष अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया गया था, लेकिन अब आपको सब्जेक्ट को और डीपली जाके अंडरस्टैंड करना है। रक्त अगर बह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज
जो जिस कारण से रोगी सर्जन के पास आते हैं ब्लीडिंग करके या पेन पेन करके, तो रक्त को रोकना और रक्त को रोकने की जो फिजियोलॉजी है उसको अंडरस्टैंड करना, उस फिजियोलॉजी के साथ साथ बहुत रक्त बह गया है तो वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, उस वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को हमको कैसे चेक करना है, बीपी फॉल हो रहा है, पल्स रेट बढ़ रहा है, इन सब बातों को क्लिनिकली एग्जामिनेशन करने की ज्ञान प्राप्त करना, ये सब डिपेंड करता है कि उस छात्र को फिजियोलॉजी का बहुत ही गहन अध्ययन करना पड़ेगा, तभी वो सर्जरी में सक्सेसफुल हो सकता है। अब इन बातों का जब वो ध्यान करेगा और सर्जरी करेगा तो चाकू कहाँ चलाना है, जहां चलाना है वहां की एनाटॉमी आनी चाहिए। अगर एनाटॉमी नहीं आएगी तो रोग को कैसे वो अंडरस्टैंड करेगा और कैसे सही जगह पर वो उसका नाइफ चलेगा और कौन कौन से लेयर्स आएंगे, स्किन आएगी, सुपरफिशियल फेशिया आएगा, डीप फेशिया आएगा, कौन कौन से मसल्स आएंगे, कौन कौन सी नर्व्स आएंगी, कौन कौन से आगे अगर एब्डोमेन को ओपन करना है तो कौन से आगे अपेंडिक्स करना है तो कहाँ खोलना है, किडनी का काम करना है तो कहाँ खोलना है, अगर स्टमक में कोई गैस्ट्रोजेनिस्टोमी वगैरह करनी है तो कहाँ पर नाइफ चलाना है, कहाँ से एब्डोमेन को ओपन करना है, वेरियस थिंग्स। अगर इन सब को जानने के लिए उसको एनाटॉमी का गहन अध्ययन उस सब्जेक्ट से संबंधित, अगर उस रिलेशन से संबंधित, उस रोग से संबंधित उसको आना चाहिए और पुनः वो शास्त्र ज्ञान की ओर फिर बढ़ेगा। कवि की कल्पना, उस कवि की कल्पना को, शास्त्र के अध्ययन को, एनाटॉमी को बहुत ही अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड करे। अंडरस्टैंड करने के बाद कभी कभी क्या होता है कि एनाटॉमिकल चेंजेस भी मिलती हैं अलग अलग पेशेंट्स में, उन एनाटॉमिकल चेंजेस को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि कभी कभी जैसे अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स की कई पोजीशंस होती हैं, कभी कभी किडनी छोटी होती है या किडनी एब्सेंट होती है या किडनी ऑलरेडी ऑपरेट हो चुकी है तो हम दूसरी तरफ की किडनी में क्या करें, कैसे करें, नंबर ऑफ थिंग्स। इन सब बातों का अध्ययन अगर वो एनाटॉमी का अच्छे से नहीं करेगा तो वो एक सक्सेसफुल सर्जन नहीं हो सकता। और यही उसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी है कि उन सब्जेक्ट्स को, उन रोग से संबंधित विषयों की एनाटॉमी और पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑपरेट करते समय कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए बॉडी फिजियोलॉजी, वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नंबर ऑफ अदर मेथड्स, ये सब इन चीजों का अध्ययन उसका बेसिक अध्ययन होगा। इस बेसिक अध्ययन के आधार पर ही वो डायग्नोसिस कर सकेगा। अब हिस्ट्री की बात पुनः आती है। ग्रेजुएट लेवल पर उसने हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि हिस्ट्री होती क्या है, हम पेशेंट का नाम क्यों पूछ रहे हैं, हम उसके स्वेलिंग को कैसे देख रहे हैं, उसको कैसे पेनिट्रेट कर रहे हैं, अगर एब्डोमेन में परकशन करना है तो कैसे कर रहे हैं। वो सिर्फ परकशन करना सीखता है, परकशन के बाद क्या साउंड उसको सुनाई पड़ रही है। अब वो समय आ गया जब उस परकशन को वो परफेक्शन में लाएगा, पेल्पेशन को परफेक्शन में लाएगा, ऑस्कल्टेशन को परफेक्शन में लाएगा और उन साउंड्स को सुन के वो एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाएगा। इन सब चीजों के अध्ययन के लिए उसको सतत अध्ययनम वादा पर तंत्र अवलोकनम तब विद्या आचार्य सेवा, ये जो सुश्रुत ने श्लोक लिखा है ये ग्रेजुएट लेवल्स के लिए तो है ही है, लेकिन बेसिकली ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए है। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स अगर सतत अध्ययन नहीं करेंगे, वाद विवाद करके एक दूसरे से या अपने सीनियर से डिस्कशन करके डायग्नोसिस का कंफर्म नहीं करेंगे, या कोई चीज और नहीं समझ आ रही तो अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से जो कि उस विद्या का अध्यक्ष है उससे डिस्कस करके उससे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो प्रोविजनल डायग्नोसिस वो नहीं बना सकते। आजकल की विधाओं में नॉर्मली हम देखते हैं पेशेंट आया, हाँ सब ऐसे मुझे पेट में दर्द है, ये है वो है, अच्छा अच्छा ठीक है जाओ अल्ट्रासाउंड करा के आ जाओ, MRI करा के आ जाओ। मतलब क्लिनिकल एग्जामिनेशन को बिल्कुल लगभग मैं अवॉइड होते देखता हूँ आजकल, जबकि क्लिनिकल एग्जामिनेशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लीजिए, उसके बाद आपको जो लग रहा है उसको कंफर्म करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को भेजिए।
नॉट ए बैड थिंग, अल्ट्रासाउंड कराना या एमआरआई कराना कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन अननेसेसरी कराना ये भी ठीक नहीं है। तो पेशेंट का अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन आपने नहीं किया तो रोगी को जब अल्ट्रासाउंड के लिए भेजेंगे तो अल्ट्रासाउंड वाला लास्ट में क्या लिखता है, वो लास्ट लाइन उसकी होती है, प्लीज डू दी क्लिनिकल कोरिलेशन। वो खुद ही लिख के भेज देता है, आपने क्लिनिकल कोरिलेशन किया नहीं ऑलरेडी, तो कैसे पेशेंट को आप सुधार पाएंगे? सिर्फ पेशेंट ये तो है नहीं कि भाई सिर्फ पेशेंट को देखना है और उसका कैसे भी करके कुछ इलाज करना है। तो सुश्रुत ने कल्पना है, जो सुश्रुत का हमें निर्देश है, आदेश है कि हमें रोगी हित में ही इस काम को करना है। रोगी का हित देखिए, आप कर पा रहे हैं वेरी गुड, आप नहीं कर पा रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करके जो भी प्रॉब्लम है आप सीनियर को या सीनियर सेंटर पर या एक बड़े सेंटर पर आप रेफर कर सकते हैं और पेशेंट से कह सकते हैं कि भाई वहां जाके दिखा लो, जो कंडीशन हो फिर लौट के आके हमको बताना। तो ये भी एक ज्ञान को वर्धन का आपके टेक्निक है, आपकी नॉलेज इससे भी बढ़ेगी। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग, एक टीचिंग का मेथड है कि आपको अभी क्योंकि आप नए हैं, आप अभी आपको उतना उस विषय का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो ठीक है हम अपने सीनियर के पास या एक बड़े सेंटर पर उसको पेशेंट को भेजेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर हम अंडरस्टैंड करते हुए उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सीनियर के पास भेजकर फिर से नया ज्ञान हम भी प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से जो पोस्ट ग्रेजुएट की एजुकेशन है उसमें आपको शास्त्र का गहन अध्ययन करना ही करना है, जिसकी इंट्रोडक्शन आपको ग्रेजुएट लेवल पर दी गई थी। प्लस अब प्रैक्टिकल की बात आ गई। प्रैक्टिकल में आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका सर्जरी करने का तरीका। सर्जरी के जो 8 सुश्रुत ने बताए हैं, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण, विश्रावण, सीवन, ये 8 ही ऐसे मेथड्स हैं जिनको आपको पेशेंट्स पर अपनाना है। हर एक पेशेंट पर अलग अलग होगा, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, जैसे भी आपकी परिस्थिति होगी, रोगी की परिस्थिति होगी, उसकी एज होगी, उसका सेक्स होगा, उसकी कंडीशन होगी रोग की, उसके अनुसार इन 8 विधाओं को अपनाना है। सुश्रुत ने कहीं पर भी सर्जिकल स्टेप्स का वर्णन नहीं किया, बल्कि सर्जिकल टेक्नोलॉजी का वर्णन किया। इस टेक्नोलॉजी को आपको अंडरस्टैंड करके और अप्लाई करना है। कहीं पर छेदन करना है, कहीं पर वेदन करना है, तो कितना डीप आपको जाना है ये देखना है आपको। वो तभी आप जान पाएंगे जब आपको जो है एनाटॉमी का ज्ञान होगा, प्रोविजनल डायग्नोसिस आपके दिमाग में होगा, इन्वेस्टिगेशंस आप कंप्लीट करा लेंगे, ब्लड के बारे में भी आप जान कर लेंगे कि भाई ब्लड इसको अनीमिया तो नहीं है, पांडु होगा तो आप उसको पहले उसका रक्त जो है उसकी ऐसी औषधियाँ देंगे जिससे कि उसकी रक्त की हीमोग्लोबिन अच्छी आ जाए ताकि वो ऑपरेशन को बर्दाश्त कर सके। उसका ब्लड प्रेशर देखेंगे, ब्लड प्रेशर की टीचिंग आपको होना चाहिए। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट में यूसिनोफिल को आपको ध्यान देना है। यूसिनोफिल अगर बड़े होंगे तो आपको ऑपरेशन पोस्टपोन करना पड़ेगा, नहीं तो उसको एक्सेसिबल स्पाज्म ट्रेकिया में हो जाएगा या ब्रोंकियोल्स में हो जाएगा, तो वो जो है उसको वो कर नहीं पाएगा। इस प्रकार से बहुत से मेथड्स आपको छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिकली लाइफ में लाने के लिए सीखनी है और ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में इतना ही अंतर है। इस प्रकार से आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। डॉक्टर साहू ने बहुत अच्छे ढंग से डिफरेंट टेक्निकल जो मेथड्स हैं, जैसे कि सिंपोजियम है, कॉन्फ्रेंस है और डिस्कशंस हैं, पेपर प्रेजेंटेशन है, नंबर ऑफ थिंग्स उन्होंने आज की विधाओं को प्रयोग बताया है। और पुराने जमाने में जो गुरु शिष्य परंपरा थी उसके बारे में भी बताया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि इन विधाओं के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को स्पेशली बहुत से इम्पोर्टेंट श्लोक्स हैं जो उनको याद होने चाहिए। जब वो याद रहेंगे, जैसे कि वर्णमयी है,
बहुत छोटा सा एक कि यथा दोषो न तिष्ठति, आपने एब्सेस ओपन किया और एंड में क्या कहा सुश्रुत ने, यथा दोषो न तिष्ठति, आपको जो है ऐसा ऑपरेट करना है कि वहां दोष रुके ना, और दोष रुका रहेगा तो हील नहीं होगा। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें याद रखने के लिए कई सारे श्लोक हैं सुश्रुत संहिता में, जिनके बारे में आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर निश्चित रूप से आपको उनको याद रखना चाहिए, याद करते रहना चाहिए, और प्रैक्टिकल वर्क जो है अपने हाथ से करना चाहिए। ड्रेसिंग भी खुद करनी चाहिए, इंट्रावेनस अगर किसी को देना है आईवी भी खुद लगाना चाहिए, और पेशेंट की प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन अपने हाथ से स्वयं करनी चाहिए। ये सब टीचिंग मेथड्स हैं, छोटे छोटी बातें अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा। स्टेरलाइजेशन आपको खुद देखना चाहिए कि स्टेरलाइज हुआ नहीं हुआ, और कितने टेम्परेचर पर कितनी देर तक कॉटन गाज बैंडेज को हमको रखना है। ये टीचिंग मेथड्स आपको अपने जो वर्ल्ड बॉय वहां कर रहा है या जो टेक्नीशियन कर रहा है उसके साथ खड़े होकर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बड़ी संस्था से जैसे बीएच वगैरह से या कहीं से आप पास करके निकल जाएंगे, लेकिन घर पे आके क्या करेंगे? जब आप अपना नर्सिंग होम खोलेंगे तब तो आपको आना चाहिए ना। अगर आप किसी पर डिपेंड करेंगे और उसने ठीक से स्टेरिलाइजेशन नहीं किया और आपको उसकी टीचिंग नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, तो आपकी सर्जरी फेल हो जाएगी। आपका पेशेंट जो है वो इन्फेक्शन में चला जाएगा या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में चला जाएगा। जब आपका थ्रेड ही स्टेरिलाइज नहीं है, आपने टाँके लगा दिए, वो लोकल इन्फेक्शन हो जाएगा। नंबर ऑफ थिंग्स। तो ये छोटी छोटी बातों पर मेरा विशेष आग्रह है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग है इसमें इस बात का ध्यान रखा जाए। इन सभी शब्दों के साथ मैं डॉक्टर साहू का अभिवादन करते हुए, बहुत अच्छा उन्होंने मॉडर्न टेक्निक्स को यहाँ प्रेजेंट किया, और मैं अपने चूंकि स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बोलने के लिए कहा गया था, तो अब ग्रेजुएट लेवल पर और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर किस प्रकार से छोटी छोटी बातों को सीखना है, उनको करना है, और कैसे कैसे करके अपनी सर्जरी को सक्सेसफुल करना है। इन सभी बातों के साथ पुनः गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए ऑर्गेनाइजर्स को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा, और डॉक्टर साहू का अभिवादन करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया, और मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय डॉक्टर मनोरंजन साहू सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर ठकराल सर का। आप दोनों गुरुओं के ज्ञान का जो अर्जन मिला है, जो सीखने को मिला है, उसको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा सभी को। और अन्य भी आगामी कोई भी योजना बनती है, आदरणीय रवि सर से जानकारी जो प्राप्त होगी उसके अनुसार मैं आपको पुनः क्लिनिकल बेस पे विषयों को लेकर निवेदन करेंगे। अब मैं डॉक्टर सुश्रुत कनौजिया सर से चाहूंगा कि थोड़ा कन्वे करें दोनों। सुश्रुत कनौजिया सर। हेलो सर, ऑडिबल है सर। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी को गुरु पर्व की बधाई, और दो गुरुओं से सीधे सीधे ज्ञान प्राप्त करने का शुभ अवसर आज हम सबको प्राप्त हुआ। अब चूंकि मुझे कंक्लूड करने की जिम्मेदारी दी गई है, तो इसमें आज हम सब ने दोनों गुरुओं से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट पर चर्चा की, ज्ञान प्राप्त किया। मैं ये दोनों गुरुजनों से आग्रह करूंगा कि ये सीरीज हमारी लंबी चलनी है, तो गुरुजी लोग वापस समय दें, ताकि अगली बार कुछ स्पेसिफिक, कुछ जो कंफ्यूजन है जो संहिता बेस्ड है, उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन मिले, ताकि हम छात्रों को कुछ ऐसा दे सकें जो उनको भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करवाए और हम भी उस चीज को अच्छे से समझा सकें। मैं पुनः दोनों गुरुजनों का, डॉक्टर मनोरंजन साहू सर का और प्रोफेसर के ठकराल सर का धन्यवाद करता हूं कि सर ने अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर हम शिष्यों का आज
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ज्ञानवर्धन किया। इसके साथ ही मैं सभी प्रतिभागियों का, जो लोग आज हमसे जूम के माध्यम से जुड़े, उन सभी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही इस कार्यक्रम को आयोजित करने की जिम्मेदारी जिन्होंने ली थी, आयुर्वेद टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, और उसके मध्य प्रदेश शाखा के जो अध्यक्ष महोदय हैं श्री रवि श्रीवास्तव जी, सचिव डॉक्टर लोकेश, प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिवाकर पटेल, इनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की। साथ ही आयुर्वेद टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आरोग्य मित्र समिति और इस कार्यक्रम के मीडिया पार्टनर इंडियन वेद्स और आयुर्वेद टीचर एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर मनोज चौधरी जी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने उचित सहयोग देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सबको सहयोग दिया, और आगे भी ये सहयोग हम सबको मिलता रहेगा। धन्यवाद।